हेलो नमस्कार साथियों। मैं रतन कुमार आप सबका स्वागत करता हूं रतन कोचिंग 2.0 में। तो आज का जो ये वीडियो है रेलवे टेक्नीशियन एलपी आरपीएफ बिहार एसआई सभी वनडे एग्जाम के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप सब जो है इस वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। और आप लोग वीडियो को ध्यान से एक एक करके जो है आप लोग समझिएगा। तो वीडियो को ज़्यादा लेट नहीं करेंगे और स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो है आप सब इस वीडियो में जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जो है आने वाले जो वीडियो जो आप सभी को जो है पहले पहुंचे, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बायोलॉजी का कंकाल व मांसपेशीय तंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इससे जो, ठीक है, कंकाल व मांसपेशीय तंत्र। तो पहला क्वेश्चन है कि वयस्क वयस्क मानव में कुल कुल अस्थियां पाई जाती है कितना। जो वयस्क मानव है कुल अस्थि की संख्या कितना पाई जाती है, कितना पाई जाती है 206 पाई जाती है। कितना पाई जाती है 206, ठीक है। 206 में उसमें अक्षीय भाग में 80 पाया जाता है और उपांगीय भाग में 126 पाया जाता है। उपांगीय भाग में 126 और अक्षीय भाग में 80 पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो स्टेपिस कहाँ की है, कान की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, बताइएगा आप लोग। फटाफट बताइएगा। तो आंसर होगा फीमर। फीमर जो है कहाँ की हड्डी को हम लोग कहते हैं, जांग की हड्डी को कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य की खोपड़ी मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या कितना है। मनुष्य का जो खोपड़ी होता है उसमें अस्थि की संख्या कितना होता है। तो टोटल जो है खोपड़ी में 29 हड्डी होती है, ठीक है। 29 में से जो है मस्तिष्क में 8 गो होता है और उसका फेस यानी चेहरा में 14 हड्डी पाया जाता है और कान में कितना 6 गो हड्डी पाया जाता है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया हड्डी, 14 6 20 20 8 28। और एक हड्डी जो है वो मस्तिष्क में ही जो है ब्रेन में ही रहता है। उस नाम जो हड्डी का नाम होयड नाम का जो हड्डी एक पाया जाता है, वो मिलाकर कितना हो जाएगा टोटल 29 हड्डी हो जाएगा, ठीक है। 29 गो खोपड़ी में कितना टोटल हड्डी 29 गो, मस्तिष्क में 8 गो, चेहरा में 14 और कान में 6, कितना हो गया 28। और एक होयड नाम का हड्डी मस्तिष्क में ही पाया था 29 हो गया, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नाम किस नामक एक अस्थि मेडिबल मेडिबल तथा कंड के बीच जिह्वा के नीचे स्थिर रहता है। अभी जो बताएं किस नामक एक अस्थि मेडिबल तथा कंड के बीच जिह्वा के नीचे स्थिर होता है। यह हड्डी का नाम है होयड, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पहले हम बता दिए कि एक हड्डी छुपा हुआ रहता है, यही एक हड्डी है होयड नाम का, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है मनुष्य का कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी की संख्या कितना है। तो कितना है 26। कितना है 26 गो जो है कशेरुक दंड और रीढ़ की हड्डी की संख्या कितना है 26 है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसमें से रीढ़ की हड्डी की संख्या 26 पर शिशु में जो है कितना होता है, शिशु में जो है
33 होता है, ठीक है। शिशु में याद रखिएगा 33 होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, गर्दन का पहला कशेरुक क्या कहलाता है? गर्दन का पहला कशेरुक क्या कहलाता है? तो आंसर होगा कौन सा कशेरुक? पहला कशेरुक का नाम है एटलस कशेरुक। क्या नाम है? एटलस कशेरुक नाम कहता है। ये जो एटलस कशेरुक होता है ये कहाँ पाया जाता है? गर्दन के गर्दन के जो है सीधे में रहता है, ठीक है। गर्दन के सीधे में रहता है एटलस कशेरुक। ये पहला कशेरुक का नाम है गर्दन का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितना है? मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितना है? तो 22 है। कितना है? 12 जोड़ी होते हैं। मनुष्य में जो है पसलियों की कुल संख्या कितना होती है? 12 जोड़ी। यार 12 जोड़ी का मतलब 24 होता है। कितना होता है? 24 होता है। तो चलते हैं अगला सवाल, हमारे शरीर का अधिकतम भार जो है किससे बना है? हम लोग का शरीर का जो है अधिकतम जो भार है किससे बना हुआ है? क्या बोल रहा है? हमारे शरीर का अधिकतम भार जो किससे बना होता है? जल से बना होता है, ठीक है। जल कितना परसेंट होता है? 65% पाया जाता है, ठीक है। ये जितना भी सारा जो क्वेश्चन है ना, टोटल जो है वनडे एग्जाम में जो है पूछा हुआ है, ठीक है। वनडे एग्जाम में जितना भी वनडे एग्जाम हुआ है जो है इसमें सब जो है कुछ ना कुछ एग्जाम में पूछा हुआ है, ये टोटल सवाल है। इसलिए जो है बहुत ही जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। जितना भी पूछा हुआ है ना सब हम जो है इसमें नोट्स में जो है सब टोटल जो है लिखे हुए हैं, ठीक है। बहुत सारा बुक से जो है हम निचोड़ करके इसमें जो है नोट्स को बनाए हैं। आप लोग देखिएगा काफ़ी इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन नज़र आएगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मानव शरीर में प्रधान रूप से कितने तत्व हैं? जो मानव शरीर में जो है प्रधान रूप से कितने तत्व हैं? तो 6 तत्व हैं प्रधान रूप से, ठीक है। तो सर्वाधिक मात्रा में इसमें जो है क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। 65% ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक। उसके बाद जो है कौन सा पाया जाता है? उसके बाद हम लोग का ऑक्सीजन तो 65% पाया जाता है, ठीक। उसके बाद इसमें कुछ जो है कार्बन पाया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। ये सारा जो है तत्व पाया जाता है, ठीक है। पर सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हड्डियों मानव जो है हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन है? मानव जो हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला क्या है? लवण जो है कौन सा है? तो कैल्शियम फास्फेट होता है। कौन सा लवण होता है? कैल्शियम फास्फेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों के हड्डी से हड्डी का जो जोड़ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हड्डी से हड्डी का जोड़ को हम लोग क्या कहते हैं? लिगामेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं, या उसको स्नायु कहते हैं। लिगामेंट या स्नायु कहते हैं, ठीक है। पर लिगामेंट्स क्वेश्चन आएगा कि लिगामेंट्स जो है कौन सा उत्तक का बना होता है? तो संयोजी उत्तक का बना होता है। कौन सा उत्तक का? संयोजी उत्तक का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांसपेशी को हड्डी का जोड़ को हम लोग क्या कहते हैं? तो कंडरा। क्या कहते हैं? कंडरा या टेंडन। कंडरा या क्या कहते हैं? टेंडन के नाम से जो है जानते हैं मांसपेशी और हड्डी के जोड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाखून किसके बने होते हैं? नाखून जो है किसके बने होते हैं? तो आंसर होगा जो है नाखून किसके बने होते हैं? तो अल्फा केराटिन का बना होता है। किसका बना होता है? अल्फा केराटिन का जो है नाखून बने होते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सब इसमें क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप लोग जो है कहीं भी नहीं जाइएगा वीडियो को छोड़ के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दंत निर्माण तथा इसकी मजबूती के लिए आवश्यक है क्या?
जो दंत का निर्माण होता है, दंत के लिए और मजबूती प्रदान के लिए आवश्यक क्या क्या होना चाहिए? कैल्शियम होना चाहिए, फास्फोरस होना चाहिए और फ्लोरीन होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? टोटल जो है 2 बार विकसित होते हैं 20 दांत। कितना? 20। ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में जो है अस्थाई दांत कितने प्रकार के होते हैं? मनुष्य में अस्थाई दांत 4 प्रकार के होते हैं। मनुष्य में अस्थाई दांत कितने प्रकार के होते हैं? अस्थाई दांत 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अस्थाई दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो कितना अस्थाई दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो पहला होता है कृंतक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से जो है सवाल आएगा। ठीक है। तो कृंतक में पूछा जाएगा एग्जाम में कि कृंतक का जो है दांत जो है इसका काम क्या है? काटने का काम करता है। क्या करता है? ये कोई भी भोज्य पदार्थ को ये काटने का काम करता है, वो कृंतक कहलाता है। ठीक है। दांत जो है काटने का दांत को हम लोग क्या कहते हैं? कृंतक कहते हैं किसी भी चीज को। पर ये और सवाल आएगा, इसमें पूछा जाएगा कि जो कृंतक जो दांत होता है ना कितना है? टोटल जो कृंतक दांत की संख्या कितना है? 8 है। कितना है? 8 है। याद रखिएगा, ये भी जो है एग्जाम में जो है आता है। ठीक है ना। अगला है रत्नक। रत्नक दांत जो होता है, रत्नक दांत की संख्या 4 है। रत्नक दांत की संख्या कितना है? 4 रत्नक की संख्या। पर रत्नक दांत का काम क्या है? फाड़ने का काम करता है। क्या करता है? ये फाड़ने का काम करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट दांत है अग्रचवर्णक। क्या है? अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक की संख्या कितना है? 8 है। अग्रचवर्णक की संख्या कितना है? 8 है। ठीक है। पर ये जो है चबाने का काम करता है। क्या काम करता है? अग्रचवर्णक जो है क्या काम करता है? ये चबाने का काम करता है। चलते हैं अगला चवर्णक। चवर्णक दांत 12 होता है। ठीक है। चवर्णक की संख्या कितना होता है? 12 होता है। एग्जाम में पूछेगा, ये सब ध्यान रखिएगा। चवर्णक की संख्या 12 होता है। ठीक है। ये चबाने का काम करता है ये भी। ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल। चलो नेक्स्ट सवाल है कि कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। जो कड़वाहट होता है, कोई भी चीज खाते हैं, कड़वाहट का पता जो चलता है ना, ठीक है, जीभ का किस भाग से पता चलता है? तो पीछे का भाग से। किस भाग से पता चलता है? पीछे के भाग से पता चलता है। ठीक है। मानव जीभ का अग्र मानव जीभ का अग्र छोर से क्या जो मानव जीव का अग्र छोर होता है, अग्र छोर से जो है मीठे का पता चलता है। ठीक है। वीडियो में बने रहिएगा, बहुत शानदार शानदार सवाल मिलेंगे आप सबको। ठीक है। आप लोग जो है इससे पहले कहीं भी वीडियो में आप लोग को जो है इतना जो है वन लाइनर में जो है क्वेश्चन नहीं देखे होंगे, पर इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेंगे। बहुत शानदार सब सवाल मिलेंगे। ठीक है। लगेगा कि आप लोग जो है कहीं भी नहीं पढ़े हैं, ऐसा सब सवाल नजर आएंगे। ठीक है ना। तो बने रहिएगा आप लोग वीडियो में अंत तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अग्र छोर पे जो जीभ का अग्र छोर होता है ना, उसमें मीठे का पता चलता है। ठीक है। और पश्च भाग में अभी बताएं, क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, पश्च भाग में करवाहट का पता चलता है। और पार्श्व किनारे जो होता है जीभ का, उसमें खट्टे का पता चलता है। और अग्र छोर एवं किनारा में नमकीन पता चलता है। अग्र छोर एवं किनारे में किसका पता चलता है? नमकीन का पता चलता है। ठीक है। बहुत शानदार सब अभी सवाल आएंगे और भी। ठीक है। इसलिए बने रहिएगा आप लोग वीडियो में। नेक्स्ट सवाल है, मनुष्य की मनुष्य की मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है? मनुष्य की मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। किसका पाचन शुरू होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है मुख गुहा में। ठीक है। अगला सवाल है, लार किसके पाचन में सहयोग करती है? लार जो है किसके पाचन में सहयोग करती है? तो स्टार्च। ठीक है। किसके सहयोग में? स्टार्च के सहयोग में।
अगला क्वेश्चन है एंजाइम एक है, एंजाइम एक क्या है? तो बायो उत्प्रेरक है। क्या है? एंजाइम एक क्या है? बायो उत्प्रेरक है। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक प्रक्रिया रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया का तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या है? जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया का तेज करने में जो है उत्तरदायी पदार्थ कौन है? तो एंजाइम है। कौन है? एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? जो मानव शरीर है, ठीक है ना, मानव शरीर का प्रोटीन का पाचन जो है किस अंग से प्रारंभ होता है? तो अमाशय से प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है? अमाशय से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि को स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम क्या है? स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम क्या है? तो एमाइलेज। कौन एंजाइम है? एमाइलेज एंजाइम करता है। ठीक है ना। अगला है ट्रिप्सिन एंजाइम। ठीक है, क्या है? ट्रिप्सिन एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य क्या है? ट्रिप्सिन एंजाइम का उत्प्रेरक का कार्य क्या है? तो यह क्या का काम है ट्रिप्सिन एंजाइम का? प्रोटीन को एमिनो अम्लों में प्रोटीन को एमिनो अम्लों में ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न संलग्न होता है? मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? तो क्या आंसर होगा? वृहदांत विवृदांत्र से। ठीक है, तो अब आगे सवाल देखते हैं। आगे सवाल है कि मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का सही क्रम जो है बताना है। ह्रासवान क्रम। ठीक है, मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का सही ह्रासवान क्रम बताना है। तो इसमें 3 संरचनात्मक जो क्रम है शेष, श्रांत, मध्यांतर और ग्रहणी होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित रहता है? तो यकृत में भंडारित रहता है। 10 दिनों से अधिक दिनों तक 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने में लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई भी 10 दिन तक जो है अधिक जो है उपवास करता है तो लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर होगा लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। क्या होता है? लीवर में ग्लूकोज का स्तर जो है कम हो जाता है। जो व्यक्ति जो है बराबर जो उपवास करता है, ठीक है, 10 दिनों तक, तो उसमें लीवर में क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो ग्लूकोज का स्तर होता है वो कम हो जाता है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किसके रूप में जमा होता है? यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किसके रूप में जमा होता है? तो आंसर होगा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। अगला क्वेश्चन होगा क्या पित्त का स्रावन कहाँ होता है? पित्त का स्रावन कहाँ से होता है? आंसर होगा यकृत से होता है। कहाँ से होता है? यकृत से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त पित्त का संचय कहाँ से होता है? पित्त का संचय कहाँ से होता है? आंसर होगा पित्ताशय से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शरीर के किस भाग में पित्त निर्माण होता है? शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? यह भी आंसर होगा यकृत होगा। क्या होगा? यकृत। और यकृत का और भी आंसर याद रखिए, यकृत जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। सबसे बड़ा ग्रंथि, सबसे
बड़ी ग्रंथि क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? यकृत है। ठीक है, याद रखिएगा। इसका जो यकृत का वजन कितना होता है ये भी याद रख लीजिएगा। ये यकृत का वजन जो है 1.5 से 2 kg होता है। कितना होता है यकृत का वजन? यकृत का वजन जो होता है 1.5 से 2 kg होता है। ठीक है, याद रखिएगा। 1.5 से 2 kg के बीच होता है यकृत का वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? ठोस रूप में रहती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी किस रूप में रहती है? ठोस में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? ऑर्थोप्लास्टी क्या है? तो कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि? क्यों नहीं होता है नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है? क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने रहते हैं। क्यों नहीं होता है दर्द नाखून में? क्यों दर्द नहीं होता है? क्योंकि जो है नाखून जो है मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने होते हैं। नाखून जो है द्रव में बने होते हैं जिनमें संचरण नहीं होते हैं। नेक्स्ट सवाल है, क्या हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग क्या है? हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग का मतलब होता है क्या? दृढ़ भाग का मतलब होता है कठोर। क्या होता है? कठोर। ठीक है, कठोर हिस्सा। तो मानव शरीर का सबसे कठोर हिस्सा का क्या नाम है? दंत वलक वलक। ठीक है, दंत वलक का मतलब हो गया एनामेल। एनामेल कहाँ पाया जाता है? तो दांत में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? तो दांत में पाया जाता है। अब चलते हैं अगला चैप्टर। ठीक है, ये जो है हम लोग का जो चैप्टर था वो समाप्त होता है और नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है पाचन तंत्र। क्या नाम है? पाचन तंत्र नाम है। ठीक है, चलते हैं पाचन तंत्र का पहला सवाल। पाचन तंत्र का पहला सवाल क्या है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। पाचन तंत्र के में जितना भी अब तक जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है जो है सबको कलेक्ट करके जो है इसमें अपने नोट्स में जो है लिखे हैं ताकि आप सबको जो है पूरा तरह से जो है फायदा मिल सके। ठीक है, तो जो है आप लोग वीडियो को जितना से हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्त को। ठीक है, और लाइक भी कीजिएगा। बस वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आंसर होगा टाइलिन या या एमाइलेज। ठीक है, लार में कौन कौन एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन और एमाइलेज पाया जाता है जो स्टार्च को ग्लूकोज शर्करा में तोड़ने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, लार में किस नामक एंजाइम पाया जाता है? लार में लाइसोजाइम जो है लाइसोजाइम नाम का जो है क्या एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? यकृत। यकृत यानी इसको लीवर कहते हैं। इस यकृत का रंग किस रंग का होता है? रंग जो है लाल भूरे रंग का होता है। क्या होता है? लाल भूरे रंग का होता है। इसका वजन कितना होता है? 1.5 kg होता है। अभी हम बताएं अभी जस्ट तुरंत। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त जो है जो है किस रंग का होता है? पित्त जो है पीले या हरे नीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। क्या पित्त क्या होता है? पीले हरे या हरे नीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम कौन है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन और क्या है? काइमोट्रिप्सिन है। क्या है? काइमोट्रिप्सिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर
की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन सा है? अग्नाशय होता है। मानव शरीर की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो अग्नाशय होता है, यानी इसको पैनक्रियास के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अगर पूछेगा, अमास क्या है? अग्नाशय है ना। अग्नाशय को कहते हैं सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि। क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि बोलेगा तो क्या नाम बताएगा? अमाशय। ठीक है ना, सॉरी अग्नाशय। अग्नाशय हो गया। और एक बार बता देते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो यकृत। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि तो अग्नाशय। ठीक है ना। और यह क्वेश्चन पूछेगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि पूछेगा तो अग्नाशय को मारना है आंसर। ठीक है, समझ में आ गया ना? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अग्नाशय एक क्या है? तो मिश्रित ग्रंथि। अभी क्वेश्चन में बताएं, यहाँ भी आ गया। अग्नाशय एक क्या है? मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय जो है अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार का ग्रंथि है। क्वेश्चन पूछेगा कौन सा ग्रंथि जो है अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार का होता है, तो क्या होगा आंसर? अग्नाशय होगा। बोले ना, इस वीडियो का आप लोग जो है अंत तक आप लोग जो देखिएगा, इतना क्वेश्चन जबरदस्त सब मिलेगा ना, आप लोग को जो है लगेगा कि हाँ क्या पढ़े हैं। ठीक है ना। इससे पहले आप लोग इस तरह का क्वेश्चन कभी जो है यूट्यूब में आपको लोग को जो है सर्च करने से नहीं मिलेगा। ठीक है, मेरा वादा है। इसलिए आप लोग जो है पूरा वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। बहुत ही काफ़ी हेल्प मिलने वाला है आप सबको। अगर नहीं मिलेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव जो है किसके द्वारा होता है? तो अग्नाशय के द्वारा होता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है? तो अग्नाशय के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में क्षुद्रांत या छोटी आंत किसका एक भाग है? मानव शरीर में क्षुद्रांत या छोटी आंत किसका एक भाग होता है? तो आहारनाल का भाग होता है। अगला क्वेश्चन है, किस नामक एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? तो जाइमेज। क्या करता है? जाइमेज जो एंजाइम जो है वो ग्लूकोज को एथेनॉल में बदलने का काम करता है। ठीक है ना। अगला सवाल है कि एंजाइम मूल रूप से क्या है? क्वेश्चन पूछेगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है, सब टोटल वीवीआई क्वेश्चन है। तो एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्वों का प्रदान करता है? तो पनीर करता है। क्या करता है? पनीर जो है पौधे मानव शरीर में नए ऊतकों का जो वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, कौन? पनीर करता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन विटामिन का आविष्कार किसने किया था? विटामिन का आविष्कार किसने किया था? फंक ने किया था। किसने किया था? फंक ने किया था। ठीक है। विटामिन एक क्या है? तो कार्बनिक यौगिक। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसीलिए भी हम हर एक पॉइंट को हम इसमें नोट किए हैं। इसलिए तो आप लोग को बताएं, इसमें बहुत मेहनत लगा, इसीलिए आप लोग जो प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो को ज़रा ज़रा शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। इसमें बहुत ही मेहनत लगा, इसमें रात दिन करके जो है नोट्स बनाते हैं और आप सबको लिए जो है हम वीडियो बनाते हैं। ठीक है ना। तो आप लोगों का भी कर्तव्य है कि वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, हो गया, यहाँ तक हो गया ना। अगला क्वेश्चन है कि किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? क्या क्वेश्चन पढ़े हैं सब चीज़? नहीं ना, इसलिए बताते हैं ना। किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो विटामिन को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए तो आप लोग को बताएं, बहुत निचोड़ करके बनाए। अगला क्वेश्चन है कि भोजन के वर्ग में प्रति कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती किस में होती है? तो वसा में होती है। किस में होती है? तो वसा में होती है। वसा में होती हैं। अगला क्वेश्चन है
कि सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व के है, क्यों? जो सेब का जो है हृदय रोगी जो होता है उस सेब के लिए खाने के लिए बोलता है, इसका सबसे बड़ा क्या कारण है? तो इसमें पोटेशियम पाया जाता है। सेब में क्या पाया जाता है? पोटेशियम पाया जाता है। इसलिए जो हृदय रोग होता है उसको जो खाने के लिए जो डॉक्टर सहायता करते हैं इसमें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, क्या है कि किलोसिस रोग जो होता है, किलोसिस रोग किसकी कमी के कारण होती है? किलोसिस रोग किसकी कमी के कारण होती है? तो राइबोफ्लेविन के कारण होती है। किसके कारण होती है? तो राइबोफ्लेविन के कारण होती है। ठीक है, किसके कारण होते हैं? राइबोफ्लेविन के कारण होती हैं। ठीक है, किलोसिस रोग होता है किसके कारण? राइबोफ्लेविन के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है? जो आहार करता है मानव, इसमें चावल में जो पॉलिश होता है ना, उससे कौन सा रोग हो सकता है? तो बेरी बेरी रोग हो सकता है। कौन सा रोग हो सकता है? तो बेरी बेरी रोग हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन सी का जो मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या होता है? आप लोग कमेंट कीजिएगा। कच्चे एवं ताजे फल क्या होता है? कच्चे एवं जो है ताजे फल होता है। ठीक है, कच्चे एवं ताजे फल होता है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत होता है। पर क्वेश्चन इसी में पूछेगा कि विटामिन सी सबसे महत्वपूर्ण स्रोत उत्तम स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत पूछेगा तब आंसर होगा क्या? आंवला। क्या होगा? आंवला और संतरा होगा। क्या होगा? आंवला और संतरा होगा। सबसे ज़्यादा बोलेगा विटामिन सी की मात्रा किस में होता है? तो आंवला में पाया जाएगा। ठीक है ना, पर विटामिन सी का मुख्य स्रोत कच्चे और ताजे फल भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब चीज़ बहुत शानदार सब सवाल है इसमें। ठीक है ना, आप लोग को नहीं पता होगा कच्चे और ताजे फल में भी विटामिन सी की मात्रा रहता है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे सबसे ज़्यादा मात्रा में आंवला पाया जाता है। ठीक है ना, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, क्वेश्चन सब। चलिए, तो अगला सवाल है, घाव भरने के लिए किस विटामिन की सहायता होती है? जो कोई कटता है, ये सब जो है चोट लगता है, तो उसका घाव को भरने के लिए जो है कौन सा विटामिन जो है सहायता करता है? तो विटामिन सी करता है। क्या करता है? विटामिन सी जो है घाव को भरने में सहायता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन होगा क्या, रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? तो विटामिन के होता है। क्या होता है? विटामिन के हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कौन सा विटामिन प्रति स्कंदक विषों के प्रतिविष कारक प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो विटामिन के का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? आंत के जीवाणु द्वारा क्या होता है? संश्लेषित होता है। तो आंसर क्या होगा? विटामिन B12 और विटामिन के होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन डी की अल्पता से होने वाला रोग कौन है? विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो रिकेट्स और ओस्टियोमोलेसिस। क्या है? रिकेट्स और ओस्टियोमोलेसिस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि धान का जो चोकर में जो है, धान का चोकर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन 6 पाया जाता है। ठीक है, धान का चोकर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो B6 पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? सामान्य दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो क्या आंसर होगा? रेटिनॉल। क्या होगा आंसर? रेटिनॉल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं गेहूं या अंकुर
गेहूं और अंकुर का तेल। ठीक है, गेहूं और अंकुर का तेल में कौन सा विटामिन होता है? गेहूं और अंकुर का तेल में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ई होता है। कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अम्लों से अधिक अधिक सभी फलों से अधिक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत क्या है? जितना भी फल होता है, ठीक है ना, सभी जितना भी फल है, ठीक है, उसमें से सबसे विटामिन ए का प्रचुर स्रोत कौन सा होता है? तो आम होता है। क्या होता है? आम में जो है विटामिन ए की मात्रा सबसे ज़्यादा है। जो भी जितना भी फल है, सबसे ज़्यादा जो है विटामिन ए की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में है? तो आम में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि अल्फा अल्फा, ठीक है, अल्फा अल्फा जो है, अल्फा अल्फा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? अल्फा अल्फा में विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है कि कौन सा विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं बनता है? बहुत मज़ेदार सब क्वेश्चन है ना, कमेंट कीजिएगा आप लोग। बहुत ही इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है, सेलेक्ट किए हैं, सब बुक्स में निचोड़ करके इसमें नोट्स बनाए। तो क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? बताइएगा आप लोग क्या होगा। ठीक है, तो विटामिन ए का निर्माण जो है हम लोग का शरीर नहीं करता है। ठीक है, नहीं करता है। तो आज के लिए बस इतना ही सवाल था। जितना भी इसमें सवाल बताएं सब जो है इसमें एग्ज़ाम में जो है पूछा हुआ है। ठीक है, इसीलिए जितना भी बताएं काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो आप लोग जो है जितना हो सके फ्रेंड को आप लोग शेयर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही समय लगता है। ठीक है, और नोट्स को बनाते हैं, इसीलिए जो है आप लोग थोड़ा प्लीज़ आप लोग हेल्प कीजिएगा, ताकि हमको भी मोटिवेट मिले, ताकि जो आप सबों को और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बस आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत।